हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। आज हम अपने बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक की। अब तक हमने 2.4 हमारा क्या हो चुका है, 2.4 हमारा क्लियर हो चुका है। हम सेकंड यूनिट पे हमारी चल रही थी, यूनिट सेकंड चल रही है, उसका 2.4 हम कल तक कवर कर चुके हैं। आज हम बात करें अपने नए टॉपिक की, तो आज हमारे टॉपिक का नाम है मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो है हमारा 2.5। कौन सा टॉपिक है? डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो फर्स्टली हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे डेफ ब्लाइंडनेस पे। तो अब हम देख लेते हैं कि होता क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटी। भाई मल्टीपल डिसेबिलिटी कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एमडी की फुल फॉर्म बताओ। तो याद रखना, इंग्लिश में बात करें मल्टीपल डिसेबिलिटी, एमडी की फुल फॉर्म हो गया, हिंदी में से कहते हैं बहुविकलांगता। बहुविकलांगता क्या होती है? बहुविकलांगता का तात्पर्य एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक विकलांगता का होना बहुविकलांगता कहलाता है। क्या बात कर रखी? बहु से मतलब बात है मल्टीपल, मल्टीपल से बात करते हैं हम कई, एक से अधिक चीज़ें। तो जब बात करें हम चीज़ों की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विकलांगता की। तो एक व्यक्ति में एक पर्टिकुलर टाइम में एक से अधिक विकलांगता का होना क्या कहलाता है? बहुविकलांगता कहलाता है। इसे हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू कि एक पर्टिकुलर इंसान है, उसे सुनने में एक एग्जाम्पल समस्या है, और उसी के साथ साथ सुनने के साथ साथ उसे क्या, उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसे देखने में भी समस्या हो गई। तो मतलब एक से अधिक विकलांगता एक व्यक्ति को एक समय पे होना, ये सब हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है बहुविकलांगता कहलाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, बहुविकलांगता ना तो संक्रमण है और ना ही आनुवंशिकी। जिस प्रकार अन्य विकलांगता जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के बाद होती हैं, उसी प्रकार बहुविकलांगता भी होती है। हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि वे क्या है, कि जो हमारी बहुविकलांगता है कोई संक्रामक है या फिर आनुवंशिकी है या वातावरणीय कारण ही क्या है, हो सकता है कभी कभी अननोन फैक्टर्स के कारण भी होती है। बट अगर हम बात करें तो ये जो इसके कारण हैं, इनके कारणों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग और डिसेबिलिटीज हमने पढ़े कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इस डिसेबिलिटी के होने के, तो इसी तरह से बहुविकलांगता के भी भिन्न कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से जन्म से पूर्व के कारण, हमारे जन्म के समय के कारण, जन्म के बाद के कारण, इस प्रकार के कारण से क्या हो सकता है? बहुविकलांगता हो सकती है। आगे देखें क्या बात कर रहे हैं इसमें। इसी प्रकार कभी कभी बौद्धिक दिव्यांग बच्चे विकासात्मक अवस्था में अल्प दृष्टि बाधित हो जाते हैं, तो इस अवस्था में उन्हें बौद्धिक दिव्यांग न कहकर बहुविकलांगता कहेंगे। इन्होंने बात की, जब बच्चे का विकासात्मक अवस्था चल रही है, बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है, उस स्टेज में बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? बौद्धिक दिव्यांगता है। बच्चा जो है वो आईडीडी से ग्रसित है, और उसी कंडीशन में उसको डेवलपमेंट टाइम में उसे क्या हो जाए? उसे लो विजन हो जाए, अल्प दृष्टि बाधित, मतलब उसे लो विजन हो जाए, तो उसे हम बौद्धिक दिव्यांग या फिर अल्प दृष्टि बाधित ना कह के, दोनों अलग अलग नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे भाई बच्चे को क्या है? मल्टीपल डिसेबिलिटी है। मल्टीपल डिसेबिलिटी कौन कौन सी मल्टीपल डिसेबिलिटी है? एक तो भाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, और एक हमारा लो विजन है। आगे बात करें बहुविकलांगता के, हम प्रकार की बात करते हैं कि बहुविकलांगता कितने प्रकार की होती है, फिर इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो बहुविकलांगता के बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं, बट हम कुछ स्पेसिफाई देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हमने अपने सिलेबस में स्टार्टिंग में बात करी थी डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इस तरह का। तो हमारे डेफ ब्लाइंडनेस क्या है? डेफ ब्लाइंडनेस भी कॉम्बिनेशन है हमारी डिसेबिलिटीज़ का। हम अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखें, श्रवण अक्षमता और दृष्टि बाधित, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक बच्चे को श्रवण अक्षमता है, सुनने की समस्या भी है और देखने की भी समस्या है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम डेफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बौद्धिक दिव्यांगता, दृष्टि बाधित तथा श्रवण अक्षमता। किसी एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर टाइम में बौद्धिक दिव्यांगता, मतलब उसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, दृष्टि बाधित मतलब वो विजुअल इम्पेयरमेंट है, और श्रवण अक्षमता मतलब उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है। हमने बात की एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी। अब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी 2 भी हो सकती है, उसे 3 भी हो सकती है, और 4 भी डिसेबिलिटी हो सकती है। ये सब कंडीशन हमारी किस में आएंगी? सब कंडीशन हमारी बहुविकलांगता के अंतर्गत आएगी। थर्ड हम बात करें स्वालीनता और अल्प दृष्टि बाधित। स्वालीनता ऑटिज्म, एक बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम में ऑटिज्म भी है, वो क्या है? वो ऑटिज्म है, वो स्वालीनता से ग्रसित है, उसे समाज उसका क्या है? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। उसके साथ साथ बच्चे को क्या समस्या आ गई? बच्चे को अल्प दृष्टिहीनता मतलब लो विजन भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाएगा। आगे देखें हमारे इस टाइप्स में
क्या लिखा है, मानसिक मंदता पर मस्तिष्क पास। किसी एक बच्चे को, हमने बात की मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक विकासात्मक क्षमता, बात सेम कर रही है, यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ आईडीडी की। तो हम देख रहे हैं ऊपर के मानसिक मंदता तथा फिर मस्तिष्कघात, फिर मस्तिष्कघात मतलब सीपी सेरेब्रल पॉल्सी। अगर एक पर्टिकुलर बच्चे को कुछ डेवलपमेंटल बौद्धिक अक्षमता है, उसके साथ साथ उसे क्या है, चलने फिरने में भी समस्या है, उसे शारीरिक अक्षमता है, या फिर उसे हम मस्तिष्क पक्षाघात सेरेब्रल पॉल्सी है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी भी हमारा क्या कहलाएगा, हमारा बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाएगा। फोर्थ में बात करूँ, दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षमता तथा गामक अक्षमता। किसी बच्चे को, कोई बच्चा विजुअल इम्पेयर्ड है, साथ में वो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, वो गामक अक्षमता मतलब वो लोकोमोटर से भी ग्रसित है, उसे फिजिकल डिसेबिलिटी भी है। इट्स कॉल 1 2 4 3 4 1 मोर डिसेबिलिटी, इट्स कॉल मल्टीपल डिसेबिलिटी। एक से अधिक अक्षमता का होना, एक से अधिक दिव्यांगता का एक पर्टिकुलर टाइम में होना, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसकी संख्या बढ़ सकती है, बट वो एक से कम ना हो, एक से ज़्यादा हो, सब हमारी क्या कहलाएगी, ये कंडीशन हमारी बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाएगी। आगे हम बात करें लक्षण की। लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारे बहुविकलांगता के क्या लक्षण होते हैं। तो बहुविकलांगता के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, तो हम एक एक करके उन लक्षणों पर देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। फर्स्ट में बात करूं, बहुविकलांगता में बच्चों के विकास की अवधि धीमी होती है। जिस बच्चों का, जो बच्चे हमारे बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, उनका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो बहुत स्लो होता है। जैसे गर्दन का नियंत्रण, बैठना, खड़े होना, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ये जो हमारा होता है, गर्दन कंट्रोल करना, नेक उसकी कंट्रोलिंग, बैठना, खड़े होना, एक स्पेसिफिक टाइम में बच्चा ये काम करने लगता है। बट जब बच्चे का डेवलपमेंट डिले चल रहा होता है या उसका डेवलपमेंट स्लो चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में जो इसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपनी नॉर्मल एज में ना करके कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम के बाद डिले करता है। सेकंड बात करें, सोच का अभाव होना। क्या है, कुछ बच्चों को भाई हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम है, वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता, अपना टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने पजामे में सोते टाइम रात को कर देता है। इस तरह का कंट्रोल भी बच्चे का ख़त्म हो जाता है। कब, जब वो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। कुछ बच्चों को चबाने, निगलने एवं हाथ के कौशल करने में समस्या होती है। हमने बात करी मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी में 1 मोर डिसेबिलिटी, जब किसी बच्चे को फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल, तो उसमें क्या है, अगर उसके हाथ किसी तरह से, उसके अपर लिम्स हाथ उसके इफेक्टेड हैं, तो उसे क्या है, उसे हाथ के कौशल करने में, जो उसके डेली रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करने में भी दिक्कत होती है। अगर बच्चे का लेवल ज़्यादा ही प्रोसीवियर है, वो प्रोफाउंड है, तो क्या है, उसको चबाने निगलने तक में, अपना खाना चबाने तक में निकलने में प्रॉब्लम होगी। क्या है, फिर वो लिक्विड बेस्ड चीज़ें ही खाता है। आगे बात करें, बच्चे स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचार एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाते। हमने बात की थी कि जब बच्चा दिव्यांगता से ग्रसित है, बौद्धिक दिव्यांगता से, क्या है, वो अपनी भावनाएं, उसकी क्या इमोशंस हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचता है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यकताओं तक के बारे में क्या है, दूसरों को स्पष्ट नहीं कर पाता कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, जो भी गंभीर डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं। नेक्स्ट बात करें, वह उन नए कौशलों को नहीं सीख पाता जिन्हें दूसरों को करते हुए देखकर सीखते हैं। क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं सीख पाते। एक एग्जांपल, जब हम मॉडलिंग, हमारा मॉडलिंग एक प्रॉम्प्ट है। मॉडलिंग में क्या होता है कि जब हम बच्चे को, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चा उस एक्टिविटी को देखकर हमें करता है। तो क्या है, जो कुछ बच्चे जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, वो ऐसे एक्टिविटी को नहीं कर पाते, ऐसे कौशलों को नहीं सीख पाते, जो उन्हें ऐसे सीखना हो कि सामने वाला व्यक्ति उस काम को कर रहा है और वो बच्चा उसे देख रहा है। नेक्स्ट बात करें, सीखने में धीमे होते हैं। सही बात, जब उनका डेवलपमेंट डिले चल रहा है, तो क्या है, जो उन्हें हर एक एक्टिविटी क्या होगी, उनकी स्लो होगी, तो उस तरीके से उनकी लर्निंग भी इस प्रकार से इफेक्ट होती है, उनका सीखना इफेक्ट होता है, वो धीरे धीरे सीखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। बात करें नेक्स्ट, कुछ बहुविकलांग बच्चे अपनी भावनाओं पे नियंत्रण भी नहीं रख पाते हैं और समस्या उत्पन्न करते हैं। क्या है, इनको अपने इमोशंस पे क्या है, कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी इन्हें गुस्सा आता है, तो क्या करते हैं, ये अपने आप ही से बाहर हो जाते हैं। इनका अपना जो टेम्पर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, गुस्सा होते हैं, गुस्से में ये अलग से चीज़ें करने लगते हैं, मारना, पीटना, दरवाज़ों को पटकना, ज़मीन में लोटना, रोना, चिल्लाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए जो इनका टेम्पर होता है वो बाहर आ जाता है। आगे बात करें, कुछ बच्चे
घटनाओं को अल्प समय के लिए ही रख पाते हैं। इनकी क्या है, इनकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को लंबे समय तक नहीं याद रख पाते। एक एग्जाम्पल के हम थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं कि आज मैं क्या कर रहा है, मैं एक बच्चे के ऊपर मैं डेली में काम करती हूँ, बट किसी कारणवश क्या है, बीच में संडे आ गया, ये बच्चे ने एक दिन छुट्टी कर लिया, फिर मुझे कुछ काम है, मैंने छुट्टी कर ली, तो बच्चे को जो हमने पहले इतनी मेहनत करी थी बच्चे के ऊपर, कभी कभी वो क्या है, वो सब भूल जाता है जब वो दोबारा नई छुट्टियों के बाद स्कूल में आता है। तो क्या है, इनकी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। बात करें भावात्मक लगाव का अभाव होना, मतलब कि किसी भी चीज़ से क्या है इनका, तो हम कहाँ पढ़ते, हम थे भावात्मक लगाव के कारण क्या होता है, भावात्मक लगाव का अभाव होता है इन बच्चों में। क्या कि किसी से किसी तौर पे नहीं क्या है, ये जॉइन नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते इमोशनली, क्या रहते हैं, ये अलगाव रहते हैं, ये अलग रहते हैं, ये दूर रहते हैं अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स। ज़्यादातर ही कहाँ क्या चीज़ पसंद करते हैं, लोग निर्जीव चीज़ों के साथ खेलना पसंद करते हैं। आगे हम बात करें, छोटे छोटे कार्यों को सीखने में भी अधिक समय लगाते हैं और इन्हें जल्दी भूल जाते हैं। हमने जिस प्रकार ऊपर पढ़ा था कि इनकी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो अगर हम इन्हें कुछ सिखा रहे हैं, हमने इन्हें स्कूल में कोई एक्टिविटी कराई, उसको क्या करेंगे, सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं और उन्हें भूल जल्दी जाते हैं अगर वो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में ना रखी जाए। तो पढ़ने लिखने तथा सामाजिक कौशल को सीखने में भी अधिक समय लगता है। जिस प्रकार से इन्हें सारे एक्टिविटीज़ को, सारे कौशल को सीखने में, चाहे वो पढ़ने लिखने से रिलेटेड हो या अदर हो, सोशल स्किल्स हो, सब में क्या करते हैं, अधिक समय लगाते हैं सीखने में। ये हमने पढ़े इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं बहुविकलांगता के कारण की, क्या इनके कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, हमने ये कई बार पढ़ रखे हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ में हम ये लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सब हमारे जो कॉजेज होते हैं वो कॉमन होते हैं कॉजेज। तो अब हम पढ़ते हैं जन्म से पूर्व के कारण। फर्स्ट है हमारा वंशानुगत, अगर परिवार में माता पिता बहुविकलांगता दोष से ग्रसित हैं तो उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। हमने बात की जेनेटिक या हम वंशानुगत या आनुवंशिक। हम बात करें कि इसमें क्या कहलाता है, अगर कोई हमारी पीढ़ियों में भी किसी प्रकार का दिव्यांग था, अगर वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वंशानुगत या आनुवंशिक या जेनेटिक बोलते हैं। इस प्रकार से बात कर रखी है, अगर जो बच्चा है उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुविकलांगता से ग्रसित हैं, तो उनके बच्चों के बहुविकलांग होने की संभावना क्या होती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें समान रक्त वर्ग में शादी करना। जो हम बात करते हैं सेम ब्लड ग्रुप में शादी करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। एक एग्जाम्पल, समान रक्त में शादी करना, जब हम अपने रिलेटिव्स में शादी कर लेते हैं, कजिन्स वगैरह से शादी करते हैं, आपस में क्लोज फ्रेंड्स, है ना, तो इस तरह के क्या है, शादियाँ करने से बचना चाहिए। मोस्टली मुस्लिम रिलीजन्स में होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें समय से टिटनेस एवं अन्य टीकों के ना लगाने से। जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है उसमें कुछ स्पेसिफाई होता है कि इतने टीके लगने हैं और इतने समय समय पर लगने हैं। तो जो माता होती है, गर्भवती माता, उसको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और टाइम से ही सारे टीके, टिटनेस वगैरह के टीके क्या है, लगवा लेने चाहिए। बात करें शराब व नशीले दवाओं का सेवन करने से। जिस टाइम जो गर्भवती माता है उसके सेहत पे कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो उसका सीधा इफेक्ट कहाँ जाता है, वो बच्चे पर ही जाता है। तो जो गर्भवती माता होती है उसे नशीले पदार्थ, मादक पदार्थों से बचना चाहिए, उसे किसी प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भपात के प्रयास से, अगर कोई लेडी है वो अनवांटेड उसकी प्रेगनेंसी है, उसकी प्रेगनेंसी उसके मर्जी से नहीं हुई है, वो उसको किसी कारणवश हो गई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो उसे अपनी हिसाब से बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए अबॉर्शन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। जो भी इसका प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर डॉक्टर से पूरी सेफ्टी के साथ ही यूज़ करना चाहिए। बात करें माता की उम्र 18 से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए जब वो गर्भ धारण कर रही है। क्या है, इसमें एज का जो होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉजेज हो सकता है हमारा एज का। जो माता है जो कंसीव कर रही है लेडी, क्या है, उसकी एज 18 साल से कम ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो पिछड़े लोग हैं वो अभी बाल विवाह होते हैं और कम एज में लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, बट हमारा जो स्पेसिफाई एज कर रखी है डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो 18 से 35 वर्ष के बीच ही सही एज मानी जाती है गर्भ धारण करने के लिए।
कम दिनों के अंतराल पर लगातार बच्चों को जन्म देना। हम लोग बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा देखते हैं कि हर साल बच्चा हो रहा है या 9 महीने में, इस तरह से कंडीशन अगर है कि बार बार बिना गैप के बच्चा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, वो माँ की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। जब माँ की हेल्थ ख़राब होगी तो उसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चे पे ही पड़ेगा। बात करें माता में कुपोषण होने की वजह से, क्या है, जिस टाइम लेडी कंसीव करती है तो उसमें क्या है, उसका अधिक ख्याल रखा जाता है। उसको क्या है, उसको हर खाने पीने के लिए उसको क्या पूरा संपूर्ण आहार दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी में क्या हो सके, उसके बॉडी में कुपोषण की कमी ना हो सके। नेक्स्ट हम बात करें, क्या लिखा हुआ है इसमें, जन्म के समय कारण, जिस टाइम बच्चे का बर्थ हो रहा है उस टाइम क्या क्या कारण हम इफेक्ट कर सकते हैं बच्चों को दिव्यांग होने में। तो फर्स्ट हम देखें, माता के उपरांत, जन्म के उपरांत बच्चे का ना रोने से। हम देखते हैं कि जिस टाइम बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम बच्चा रोता है फ़ौरन पैदा होने के बाद। कभी कभी किसी कंडीशन में अगर बच्चे का रोना डिले हो जाता है तो वो भी इट्स कॉजेज ऑफ बीइंग मल्टीपल डिसेबिलिटी। बात करें जन्म के समय बच्चे के चोट लगने से, जिस टाइम बच्चे का जन्म हो रहा है, किसी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो रही है, बच्चे के किसी प्रकार से औजार लगने से, उसका सर उसे टाइट करके पकड़ने से, उसके गिरने से, किसी कारणवश उसे चोट लग जाती है तो क्या हो सकता है, वो भी एक हमारा कारण हो सकता है। प्रसव के समय अधिक कठिनाई होने से, इसका मतलब जिस टाइम डिलीवरी होती है उसके पूर्व, उसके पहले जो डिलीवरी का पेन होता है, हमारा लेबर पेन जो होता है, वो अधिक समय के लिए होना और उसे बहुत कठिन में होना, उसका बहुत हार्ड होना, बहुत कठिनाई के साथ बच्चे का जन्म होना, ये भी क्या हो सकता है, ये हमारा एक कारण हो सकता है। थर्ड हम बात करें जन्म के समय पीलिया का होना। हम लोग देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में जिस टाइम बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद बच्चे को जॉइंटिस पीलिया हो ही जाता है। तो क्या है, कभी कभी अगर ये हाई जॉइंटिस होता है तो वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है हमारे बेबी को। बात करें जन्म के समय शिशु के भार में कमी होना। हम लोग जानते हैं जिस टाइम बच्चे का बर्थ होता है कुछ एक स्पेसिफिक वजन होता है कि भाई बच्चा 2.5 किलो का होता है, वो स्वस्थ बच्चा माना जाता है। अगर बच्चे का वजन इससे कम है तो वो भी हमारे इफेक्ट कर सकता है बच्चे को डिसेबल्ड करने में। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों के कान में, चीज़ें छोड़ देते हैं। फिर बात करें हम बच्चे का जन्म निर्धारित समय से पहले होना। हमने बात करी थी प्री मैच्योर डिलीवरी की। प्री मैच्योर डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा एक स्पेसिफिक टाइम है कि बच्चे का जो बर्थ होना है वो 9 मंथ में होना है, 9 मंथ में होना है, 9 मंथ पूरे करने के बाद। अगर किसी कारणवश इमरजेंसी में बच्चे का जो बर्थ है वो 7 और 8 मंथ में कर दिया जाए तो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसका जो पूर्व निर्धारित समय होता है वो पूरा नहीं हो पाता और बच्चा के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बात करें हम जन्म के बाद के कारण, हमने जन्म के पहले और जन्म के समय के और अब कॉजेज़ की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे जन्म के बाद के कारण के। तो फर्स्ट है हमारा मस्तिष्क का ज्वर। बच्चे को इतनी तेज़ बुखार होना जो उसके मस्तिष्क पे चढ़ जाए। कभी कभी हमारी ये कंडीशन भी हो सकती है क्योंकि जिस टाइम बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद की जो कंडीशन होती है बच्चे की 2 साल तक, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को सही समय पर अगर उसे कुछ लगता है, बच्चे के अंदर कुछ समस्या तो उसे चिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए। सेकेंड है दुर्घटना उसे किसी भी तरह की मेंटल या फिर हमें फिजिकल ट्रॉमा नहीं देना चाहिए। दुर्घटना से हमें बच्चों को बचाना चाहिए। किसी भी प्रकार का सदमा बच्चे को नहीं होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल लेवल मेंटली लेवल हो या फिर उसे कहीं से गिर गया है, वो छत से गिर गया, बेड से गिर गया है, उस टाइम पे बच्चे की कंडीशन नाजुक होती है, उसका हेड जो होता है वो नाजुक होता है। अगर उसमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो भी बच्चा डिसेबल्ड हो जाता है। तीव्र ध्वनि प्रदूषण, बात करें दवाइयों का रिएक्शन कर जाने से। इसमें क्या है, दवाई का रिएक्शन कर जाने से अगर हम लोग क्या है, हम देखते हैं दवाइयों पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जब दवाई हमारी एक्सपायर हो जाती है तो हम दवाई का यूज़ नहीं कर पाते, या फिर हम कुछ गलत दवाई दे रहे हैं, ज़्यादा mg की दे रहे हैं। तो हमें जब भी दवाइयों का सेवन करें, खुद करें या बच्चों को कराएं, तो डॉक्टर के कंसल्ट करके ही कराएं। बात करें बहुविकलांगता की रोकथाम के उपाय। रोकथाम के हमें किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं बहुविकलांगता की, मल्टीपल डिसेबिलिटी की। इसमें क्या बात कर रखी है, बहुविकलांगता की रोकथाम तभी संभव है जब उससे संबंधित सावधानियां एवं बचाव के संबंध में जानकारी हो। जब हमें जानकारी होगी किस तरह से हमें क्या करना है, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं, तो पहले हमें खुद अवेयर होना होगा चीज़ों को। उसके बाद हम खुद सबसे पहले हम जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, हम लोग सब सावधानियाँ देखेंगे किस प्रकार से पेरेंट्स को सावधान रहना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को सावधान रहना चाहिए, सबको, ये सभी का हक है।
तो हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी रोकथाम हम किया कर सकते हैं जो बच्चा डिसेबल्ड होने से बच सके। हम बात करें फर्स्ट, माँ की यहाँ पे आयु की बात कर रखी है हमने, कारण में भी इसकी बात कर रखी थी कि जो गर्भ धारण का एक स्पेसिफिक टाइम होता है 18 साल से ज़्यादा और 18 साल से ज़्यादा कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। जो बेस्ट कंसीव करने का पीरियड होता है वो 18 साल से 35 साल के बीच में होता है। बच्चों के जन्म के समय में अंतराल समय बनाए रखना चाहिए। अगर हमारा बेबी है, अगर हम डॉक्टर्स की सलाह लें तो 5 साल का गैप वो हमें देते हैं बेबी के बीच में रखने के लिए, कि 22 साल के बाद ही हमें दूसरा प्रेगनेंसी अपना करना चाहिए, ताकि बच्चे भी स्वस्थ रहें और माता भी स्वस्थ रहे। गर्भवती माँ को गर्भाशय के समय अनावश्यक दवाइयों के सेवन से बचना चाहिए। जिस टाइम लेडी कोई कंसीव किए हुए है तो उस क्या है उसे कोई अनावश्यक दवा, जिस बिना मतलब के कोई अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए छोटी मोटी प्रॉब्लम की, और लेनी है अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं कि आजकल की लेडीज़ क्या होती हैं, कुछ सिर में दर्द हुआ खुद से दवाई ले ली, पेट में दर्द है, कुछ कहीं दर्द है, क्या है खुद से दवाई ले ली, हमें नहीं पता वो कितनी mg की, हमने नेट से देखा और मेडिकल स्टोर से दवाई मंगा ली और खा ली। इसमें क्या है, बट इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए। अप्रशिक्षित दाई या अप्रशिक्षित डॉक्टर से प्रसव नहीं कराना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ये चीज़ बताई जाती है कि हमें कोई भी एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और उससे ही अपनी नॉर्मल दवाई भी लेनी चाहिए, और जब बात आती है डिलीवरी की तो हमें एक अच्छे डॉक्टर एक अच्छे हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, गर्भाशय पर चोट लगने से बचाना चाहिए, कि भाई जिस टाइम लेडी प्रेग्नेंट है उसे क्या है कोई ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, या फिर उसे किसी प्रकार के दुर्घटना होने से बचना चाहिए। उसे हमेशा अपनी टेक केयर करनी चाहिए ताकि वो गिर जाए, और गिरने से क्या होता है उसके गर्भाशय पर अगर चोट लग गई तो क्या है वो हमारे बेबी को इफेक्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन से हमें बचना चाहिए। और लेडी का जो है उसके घर वालों को, जो उसके रिलेटेड है, उसका हस्बैंड है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका ख्याल रखना चाहिए। समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। ये चीज़ हमने बार बार हर डिसेबिलिटी में हमने रिपीट की है कि जिस टाइम लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, उसमें एक्सरा नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर भी यही कंसल्ट करता है क्योंकि उसकी जो रेडिएशन होते हैं वो बेबी को हार्म कर सकते हैं। गर्भावस्था के समय भारी वस्तुओं को नहीं उठाना चाहिए, ठीक बात है। जिस टाइम लेडी कंसीव की हुई है उसे ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, उसे कोई ज़्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए और ना उसे ज़्यादा भारी सामान उठाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। जो ऐसे बच्चों क्या है लेडी को ऐसे आहार लेने चाहिए जो पूरी तरीके से पौष्टिक हों और संतुलित हों, उसमें सभी प्रकार की सारे मिनरल्स अवेलेबल हों उसके खाने में। हमने बात करी प्रबंध की, प्रबंध की, अब हम बात करेंगे प्रबंध की। पहले हमने रोकथाम की बात की, अब हम बात कर रहे हैं प्रबंध किस तरह से कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट हम बात करें भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा मतलब फिजियोथेरेपी इंग्लिश में बात करें तो। यदि बालक पर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के साथ कोई अन्य विकलांगता जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित है तो मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए व्यायाम चिकित्सा प्रदान की जाती है। यहाँ बात कर रखी है कि जो भौतिक चिकित्सा मतलब फिजियोथेरेपी होती है वो हमारे लिम्स होते हैं अगर वो किसी कारण से इफेक्टेड होते हैं तो उन बच्चों को दी जाती है। यहाँ बात करी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में लिम्स इफेक्टेड होते हैं, चाहे वो हमारा लोअर लिम्स हो या हमारे अपर लिम्स हो। तो इन तरह के लिम्स पे काम करने के लिए हमारी कौन सी थेरेपी दी जाती है, भौतिक चिकित्सा मतलब फिजियोथेरेपी दी जाती है। बात करें व्यावसायिक चिकित्सा मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के साथ कोई स्थलगामक क्रियाकलाप को विकसित करने के लिए कुछ व्यावसायिक चिकित्सा भी दी जाती है। यहाँ बात कर रखिए अगर कोई प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित है तो उसे क्या, अगर उसके ऊपर अपर के लिम्स इफेक्टेड हैं तो उसे क्या है उसके फाइन मोटर में प्रॉब्लम हो सकती है। जब उसे फाइन मोटर में प्रॉब्लम है तो उसके फाइन मोटर को ठीक करने के लिए हम कौन सी थेरेपी देते हैं, हम फिजियोथेरेपी
की चिकित्सा देते हैं और तथा इसमें अवधान की कमी होती है तो उन्हें खेल चिकित्सा भी दी जाती है। अगर किसी में ध्यान लगाने की कमी है तो क्या करेंगे, हम उसे प्ले थेरेपी देंगे। बहुविकलांग व्यक्तियों की क्षमता रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा सकता है। क्या है, जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो बहुविकलांगता से ग्रसित बच्चे हैं, उनकी क्षमता योग्यता एवं रुचि के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, जिसमें भी उन्हें रुचि है उससे रिलेटेड हमें क्या काम करना चाहिए, बच्चों को उससे रिलेटेड काम का प्रशिक्षण दिलाना चाहिए, जिससे बच्चे फ्यूचर में अपने अर्न कर सके और समाज में अपना स्थान बना सके, बिना किसी पे निर्भर बने। बात करें वाक चिकित्सा मतलब स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपी में क्या होता है, श्रवण अक्षमता एवं परमस्तिष्क पक्षाघात में वाणी की समस्या होती है। उन्होंने बात करी कि जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं और जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी क्या होती है, उन्हें वाणी की समस्या होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए वाणी चिकित्सा प्रदान की जाती है, इससे प्रभावित बच्चे सही तरीके से संप्रेषण कर सकें। अगर इन बच्चों को वाणी चिकित्सा है तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें स्पीच थेरेपी देनी चाहिए, वाणी चिकित्सा देनी चाहिए, जिससे क्या कर सकें, बच्चे सही प्रकार से कम्युनिकेट कर सकें। चाल प्रशिक्षण, इन्होंने बात करी चाल प्रशिक्षण। इसमें क्या है, यदि मानसिक मंदता के साथ गामक विकलांगता है, गामक विकलांगता मतलब लोकोमोटर है और साथ में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है और अथवा दृष्टिहीनता भी है, तो ऐसे बच्चों को क्या कर रखा है, हमें ट्रेनिंग देनी है किस प्रकार से चलना है। जैसे सफ़ेद छड़ी की हमने विजुअल इम्पेयरमेंट में बात की थी कि सफ़ेद छड़ी से क्या है, बच्चों को डायरेक्शन दिखाया जाता है। जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उन्हें डायरेक्शन दिखाया जाता है कि कौन सा दाएं कौन सा बाएं, इसका ज्ञान कराया जाता है छड़ी की सहायता, ताकि बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंटली चल सकें और अपना कहीं भी स्थान पर जा सकें। इसके बाद है विशेष शिक्षा। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। बहुविकलांगता की स्थिति में स्वयं की देखभाल एवं सामान्य जानकारियों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। विशेष शिक्षा हम स्पेशल एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं इन्हें आत्मनिर्भर बना सकें और इन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकें। तो ऐसे बच्चों क्या है जो थोड़ी बहुत एजुकेशन, थोड़ी बहुत शिक्षा लेकर ऐसे काम कर सकें या अपने ADL के काम कर सकें, हम इन्हें ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण दे सकते हैं जिससे ये क्या कर सकें, अपनी लाइफ खुद से जी सकें और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं सहायक उपकरण की, मतलब जो इनके एड्स वगैरह होते हैं। बहुविकलांगता की आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए भिन्न भिन्न विकलांगता के आधार पर भिन्न प्रकार के सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जैसे कोई परमस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित है तो उसे क्या कर सकते हैं, व्हीलचेयर दे सकते हैं, उसे रिक्शा दे सकते हैं चलाने वाला। दृष्टिबाधित से है तो उसे क्या करते हैं, विशेष लेंस वाला चश्मा दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से डिसेबल्ड होता है उसे उससे रिलेटेड हम एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि बच्चा क्या कर सके, अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं दैनिक प्रशिक्षण। हमने बात करी थी कि बहुविकलांग बच्चों को उनकी समस्या के अनुसार दैनिक प्रशिक्षण द्वारा कुछ सिखाया जा सकता है। उन्हें समूह प्रशिक्षण न देकर बल्कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना बनाकर नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह दैनिक क्रियाकलापों को करने में सक्षम हो। हम बात करते हैं ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ऐसे कार्य जो हम रोज़मर्रा के करते हैं और वो काम हमें स्वयं करने होते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। सुबह उठे, हमने ब्रश किया, हम नहाए धोए, खाया पिया, कपड़े बदले, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं अपनी पर्सनली हमारी ADL कहलाती है, फिर दैनिक कहलाती हैं, दैनिक कार्य क्रियाकलाप। तो ऐसे हम बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ली क्रियाकलापों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे बच्चे क्या कर सके, दूसरों पर डिपेंड ना हो सके और अपना काम को खुद कर सके। तो आज हमने बात कर ली अपने बहुविकलांगता के टॉपिक पे। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसके कॉजेज देखे, इसके प्रिवेंशन देखा, इसका मैनेजमेंट देखा, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमारा 2 यूनिट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अपनी 2 यूनिट क्या हुई, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो से अपनी नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, 3rd यूनिट देखेंगे। देन आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई होंगी तो प्लीज़ अच्छे से आप लोग पढ़िए, और नहीं समझ में आई तो अपने पॉइंट्स को लिखिए, देन हम आप बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।